इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो लिटरेचर के एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो ये टर्म्स हैं ये मैंने एमएच इब्राहिम्स की लिटरेरी डिक्शनरी से ही लिया है। जो मुझे पढ़ते टाइम लगा कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैंने सेलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो पहला है नॉवल ऑफ द सॉइल। तो इसमें क्या होगा, जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सफर करेंगे नेचुरल फोर्सेज ऑफ द अर्थ के अगेंस्ट में। तो नेचुरल फोर्सेज कौन सी हुई, फेमिन हो गया, ड्रॉट हो गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये कैरेक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। और ये बहुत अच्छा देखोगे आप, जॉन स्टीमेक की बुक है ग्रेप्स ऑफ राथ, तो उसमें जो कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली सफर ही करते रहते हैं थ्रू आउट द बुक। और इसी तरीके की एक नॉवल है अ फाइन बैलेंस बाय रोहिंटन मिस्त्री की, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं अपनी सिचुएशन से निकलने की, लेकिन वो निकलते निकलते दूसरी और ग्रेव सिचुएशन में फंसते चले जाते हैं, तो उनका कुछ कंट्रोल नहीं रहता है अपने ऊपर। तो इसी को कहते हैं नॉवल ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे और भी बुक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आगे है मिस रीडिंग। तो मिस रीडिंग आपने सुना भी होगा, पेपर में भी पिछली बार आया भी हुआ है। इसको कॉन्सेप्ट को दिया पॉल डी मान और हैरोल्ड ब्लूम ने। इसमें बताया इन्होंने कि जो क्रिटिक्स जो ट्राई करते हैं बताने की, किसी पोएम को एनालाइज करने की, तो वो बताना कुछ और चाहते हैं लेकिन बता कुछ और देते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज वो कॉनोटेटिव होते हैं, उनके उन वर्ड्स के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो इस वजह से जो इंटेंडेड मीनिंग होती है उसको निकाल नहीं पाते। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है स्लाइड में कि जो ये टेक्स्ट दिए हुए हैं, तो ब्लूम की ये बुक है अ मैप ऑफ मिस रीडिंग, और डिमांड की है एलेगरीज ऑफ रीडिंग और ब्लाइंडनेस इन इनसाइट। तो नेक्स्ट है मेटा थिएटर। इसको कॉइन किया है लायने लेबल ने 1963 में, ये बताने के लिए कि कुछ प्लेस हैं जो कि काफी सीरियस हैं बट वो क्वालिफाई नहीं करते ट्रेजेडी के लिए। जो ट्रेजेडी है उसमें 6 उसके एलिमेंट होते हैं जो एरिस्टोटल ने बताया है। हो सकता है कि उसमें से कुछ एलिमेंट को ये फॉलो करें, बाकी को ना करें, लेकिन जो ट्रेजेडी है ओवरऑल प्ले वो पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ सेल्समैन या फिर टेनेसी विलियम्स की अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, तो उसका भी इमोशनल इफेक्ट समवट क्लोज ही रहता है ट्रेजेडी के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट है इटरेबिलिटी इटरेशन। इस टर्म को डेवलप किया है जेक दरिदा ने 1971 में सिग्नेचर इवेंट कॉन्टेक्स्ट और वाइट मेथोलॉजी जो उनका ऐसे था उसमें बताया है कि जो इटरेबिलिटी, अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग निकालेंगे तो रेपिटेशन आएगा। इनका कहना है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं और उसको दोबारा बोलते हैं तो वो रेपिटेशन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। इटरेबिलिटी डज नॉट सिंपली सिग्निफाई रेपिटेशन एज इन रीइटरेशन, रादर एवरी इटरेशन इज एन ऑल्टरेशन। कि जब भी आप कोई शब्द या वाक्य या फिर कोई सेंटेंस जब आप रिपीट करते हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आता है। अ मॉडिफिकेशन ऑफ द सेम मीन्स वो धीरे धीरे वो मॉडिफाई होने लगता है। और इसको यही प्रोसेस अगर चलता रहा कॉन्टिन्यूसली तो हो सकता है जो आपने बोला हो और लास्ट में कहीं और जब वो पहुंचा हो तो वो पूरा ही मॉडिफाइड वर्जन हो उसका, और आपको जब वो दोबारा लौटाया जाएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपने ही वो चीज़ बोली थी, आपने ही वो लिखी थी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शब्द हैं, जो साइन है, शब्द क्या है, वो साइन है, वो किसी न किसी चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, बताते हैं। तो वो उनके अंदर अपनी एक इनहेरेंट मीनिंग होती है, और वो मीनिंग कई प्रकार से हो सकती है, हर कल्चर में वो वेरी कर सकती है। तो इस वजह से जो भी आपने बोला हो सकता है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता हुआ कल्चर टू कल्चर वो उसकी मीनिंग पूरी डिफरेंट हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए वो। तो नेक्स्ट है फोर मीनिंग्स। अब फोर मीनिंग्स से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो बुक है आई ए रिचर्ड्स की, उसमें इन्होंने बताया। तो आई ए रिचर्ड्स ने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, जब वो अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को उन्होंने टेस्ट किया था, पोएम दी, पोएम को उस पर उसका ऑथर का नाम नहीं था, और अपने स्टूडेंट से बोला कि इसका एनालिसिस करो, तो वो लोग नहीं कर पाए थे, एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं बता पाए थे। क्यों? क्योंकि उनको जो पोइट था उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, उसके बारे में नहीं पता था। अगर वो पता होता तो वो हो सकता है उसकी मीनिंग उससे जोड़ के निकाल देते। तो आई ए रिचर्ड ने कहा, या फिर जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या फिर न्यू क्रिटिसिज्म जब आया तो उन्होंने यही किया कि जो फोकस किया खाली जो टेक्स्ट है हमारे सामने उसी पे। तो हम जब हमें नहीं पता होगा ऑथर के बारे में, उसके प्रीवियस वर्क के बारे में, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उस पोएम की या फिर बुक की मीनिंग निकालने में। तो इन्होंने उसी के बारे में बताया कि हम उस मीनिंग को कैसे जान सकते हैं विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एन ऑथर। तो उसका है फर्स्ट पॉइंट है द सेंस, फिर है फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। तो इन सब के बारे में जान के उस पोएम का हम उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। द सेंस इज व्हाट इज एक्चुअली सेड, कि कैसे कहा गया है। फीलिंग इज द राइटर्स इमोशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, अब जब राइटर वो लिखते टाइम किस तरीके का उसका इमोशनल एटीट्यूड था। फिर टोन, द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज रीडर, मीन्स वो राइटर को किस प्रकार से बताना चाहता है कि वो कैसे रिसीव करे जो वो लिख रहा है उसको। इंटेंशन, द राइटर्स पर्पस, मीन्स कि वो क्या इफेक्ट लाना चाहता है अपनी ऑडियंस पे जो वो इस टेक्स्ट को रीड करेंगे उन पे। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जिसको डिवाइस किया है हंस रॉबर्ट हॉस ने, और ये टर्म आती है रिसेप्शन थ्योरी से। इसका कहना है कि जब कोई रीडर कोई बुक लेके बैठता है तो वो अपने नोशंस उस बुक के बारे में या फिर उसकी जजमेंट पहले ही अपने दिमाग में बना लेता है, क्योंकि हो सकता है उसने उस राइटर की या फिर पोइट की बुक या फिर पोइट्री पहले पढ़ी होगी,
और उससे वो अज्यूम कर रहा होगा कि वो किस डायरेक्शन में टेक्स्ट उसको लेके जाएगी, तो उसको कहेंगे एक्सपेक्टेशन का बन जाना। और रॉबर्ट हॉज का एक ये भी कहना है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं, वो अपने आप में स्टैंड नहीं करती अकेले, क्योंकि उनको मीनिंग तभी प्रदान होती है जब आप उसको रीड करते हैं। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो उसमें जो भी लिखा होगा उसकी कोई मीनिंग नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि जो मीनिंग है वो बदलती रहती है रीडर टू रीडर। तो इसी को कहेंगे होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि पहले से ही आपके पास एक्सपेक्टेशन बन जाना कि आप क्या इनकाउंटर करने वाले हैं किसी बुक को रीड करने से पहले, किसी पोएट्री को रीड करने से पहले। तो नेक्स्ट है डबल डेकर नॉवल। तो ये टर्म यूज़ हुआ था 19th सेंचुरी में ये बताने के लिए कि जो बुक्स जो पब्लिश हुई हैं 2 पार्ट्स में या फिर 2 वॉल्यूम्स में, उनको ये नाम दिया गया क्योंकि ये बुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी। तो इनको पहले सीरियलाइज्ड हुई थी ये किसी मैगजीन्स में या फिर पेपर में, उसके बाद ये बुक बनी है। और इसी तरीके से 3 डेकर नॉवल हो गई कि जो 3 वॉल्यूम्स में बुक पब्लिश होती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।